यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिट ऑफ दिस केमिस्ट्री सिलेबस, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत मज़ा आएगा जो हम पढ़ेंगे, और एग्जामिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भाई ये चैप्टर कैसा होने वाला है ना। चलिए, वेरी सिंपल सर, बहुत डिफिकल्ट है, नो वेरी सिंपल। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। भाई अगर हम बात करते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि तिवारी सर ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं द केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डन। यानी एक लाइन में अगर हम बात करें तो हमारे आंसर में हम कह सकते हैं कि इन विच द स्टडी ऑफ coordinate compound or complex compound is done, in which the branch of chemistry, we can say the branch of chemistry की वो branch बच्चों in which the study of, जिसके अंदर in which the study of coordinate compound, कौन सा compound बच्चों, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डन। कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे बहुत मजा आएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। भाई क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दैट वी विल सी, है ना, इसको हम देखेंगे। तो बच्चों को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तिवारी सर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वी विल से दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड बच्चों, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, जब हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड, है ना। या कोई पूछता है हमसे कि भाई आप डिफाइन करो कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, या तिवारी सर एडिशन कंपाउंड क्या होता है। व्हाट आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और बहुत मज़ेदार यूनिट है, और एडिशन कंपाउंड, कि भाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं, है ना। डिफाइन मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड एंड ऑल्सो गिव इट्स एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल, है ना। आप साथ में इसका एग्जाम्पल भी दो। देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड क्या होता है, पहले समझ लो। मान लीजिए आंसर, हमने दो सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन इसमें लिया, एक सॉल्यूशन इसमें लिया, ठीक है, दो सॉल्यूशन लिया, एक लिया पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4 और दूसरा सॉल्यूशन लिया एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 होता है। ये मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड क्या होता है। कि हमने दो अलग अलग कंपाउंड लिए, दोनों के सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन लिया पोटेशियम सल्फेट का और दूसरा सॉल्यूशन लिया एल्यूमिनियम सल्फेट का, है ना, ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब बच्चों इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चों हमने इसको इक्वल रेशियो में मिलाया, मतलब अगर हमने ये मिलाया 1 ग्राम सॉल्यूशन है तो ये भी 1 ग्राम सॉल्यूशन है। दोनों को हमने क्या किया बच्चों, एक बर्तन में हमने A और प्लस B को हमने दोनों बर्तन में ले लिया, एक ही बर्तन में ले लिया। लेने के बाद क्या किया बच्चों, ए और बी को हमने इवेपोरेट किया, इवेपोरेट मतलब उबाला, बॉईल किया। जब पूरी वेपर उड़ गई तो जो नया कंपाउंड बना उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड। एक बार फिर से समझो बच्चों, जिन दो का हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाना है उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में लेते हैं, इक्वल रेशियो में लेते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम उसको इवेपोरेट करते हैं, तब तक इवेपोरेट करते हैं बच्चों जब तक कि वो बिल्कुल सूख न जाए। सूखने के बाद जो हमें नया कंपाउंड मिलता है उसे हम मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहते हैं, है ना। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ और क्लियर करूंगा। तो बच्चों अगर इसकी कोई थ्योरी पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि जब व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स, व्हेन 2 और मोर देन 2
more than two solutions of compounds, जो भी हम कंपाउंड्स लेंगे हम उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लेंगे, है ना। व्हेन 2 or more than 2 solutions of compounds are mixed together, हम उसको मिला रहे हैं, are mixed together, हम उसको मिला लेंगे। किस रेशियो में बच्चों हम उसको मिलाते हैं? इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, है ना। क्यों तिवारी सर? सीधे लिख दो ना इक्वल रेशियो, क्योंकि किताबों में बच्चों लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, अगर आपको ये वर्ड थोड़ा कठिन लगता है तो आप लिख दीजिए इक्वल रेशियो, है ना। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड लिया, उनको हमने स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिला दिया, है ना। आर इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, हमने उसको गर्म किया, तब तक गर्म किया जब तक कि वो बिल्कुल सूख न गया। सो व्हेन 2 or more than 2 solutions of compounds are mixed together in stoichiometric ratio, that is equal ratio, are evaporated to dryness, then compound formed, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा बच्चों, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड कॉल्ड, उस कंपाउंड को हम कहेंगे एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों? उस कंपाउंड को हम कह सकते हैं एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बच्चों ये जो 2 कंपाउंड होते हैं ये फ्री एग्जिस्टेंस के होते हैं। यदि आप किताब पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये दोनों कंपाउंड बिल्कुल फ्री एग्जिस्टेंस के होते हैं, जिनमें एक दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं एग्जाम्पल लिखा मैंने K2SO4, सारे बच्चों को इसका नाम मालूम है, पोटेशियम सल्फेट, बिल्कुल सही तिवारी सर, प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, इसका भी नाम सबको मालूम है, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको हमने इक्वल रेशियो में लिया, अगर हमने ये लिया 1 ग्राम सॉल्यूशन तो ये भी हम लेंगे 1 ग्राम सॉल्यूशन। और इसमें हमने क्या मिला दिया? 24H2O, पानी के कितने मॉलिक्यूल? 24H2, मतलब दोनों को हमने बराबर मात्रा में लिया और लेने के बाद हमने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया। जब डिसॉल्व करेंगे और उसको एवेपोरेट किया, एवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, देखो एरो है ना, इस एरो में लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, ड्राई, है ना, इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस, एरो के ऊपर मैंने लिखा इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस। जब तक वो सूख ना गया तब तक हमने उसको इवेपोरेट किया, तो ये तीनों के तीनों आपस में जुड़ जाते हैं। क्या बनता है बच्चों? देखो K2SO4, कुछ मत करिए, तीनों को जोड़ के लिख दीजिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तीनों को जोड़ दिया, K2SO4 आ गया डॉट Al2SO4 होल थ्राइस आ गया डॉट 24H2। ये जो कंपाउंड बना बच्चों, इसका नाम होता है पोटास एलम। आपको मालूम है पोटास एलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बच्चों हम इसे बोलते हैं फिटकरी। और इसी कंपाउंड को बच्चों हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड। क्या कह सकते हैं बच्चों? इसी कंपाउंड को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड। तो बच्चों, इफ एनीवन आस्क्स टू अस what is molecular compound, what is addition compound, so we will say that when 2 or more than 2 compounds, solution of 2 compounds of free existence, जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, are mixed together in stoichiometric ratio, that is equal ratio में मिलाया, and the resulting solution is evaporated to dryness, then a new compound is formed, crystalline compound is formed, a new crystalline compound is formed, which is called as addition compound or molecular compound। तो बच्चों को अगर हमसे पूछे कि भाई पोटास एलम या फिटकरी कौन सा कंपाउंड है, हम कहेंगे भाई ये वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह लो या एडिशन कंपाउंड कह लो, ठीक है। तो और भी कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है पेपर में क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड। कोई दिक्कत? चलिए पॉज करिए और बच्चों इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है, देखिए मॉलिक्यूलर कह दो या एडिशन कह दो, दोनों बात एक ही है ना। जरूरी नहीं कि बार बार हम मॉलिक्यूलर भी बोले और एडिशन भी बोले। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपका जो एडिशन कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है वो कितने टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स आर देयर, how many types of addition compounds are there, कि आपका जो एडिशन कंपाउंड्स होता है वो कितने टाइप का होता है। क्लियर? चलिए भाई कोई बताएगा,
ये बच्चों दो टाइप के होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो अगर कोई इसका आंसर पूछे बच्चों तो हम ये कहेंगे कि जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, है ना, वो कितने टाइप के होते हैं, बोलो, टू टाइप्स। वो दो टाइप के होते हैं। पहला वाला कौन सा होता है, बोलो, डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, है ना। जो एडिशन कंपाउंड है बच्चों, हम इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हैं, एडिशन कह दो या मॉलिक्यूलर कह दो, बात एक ही है। तो पहला जो कंपाउंड होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड और लेटाइज सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, लेटाइज सॉल्ट एडिशन कंपाउंड। दूसरा होता है, तो पहला याद हो गया, पहला आप डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड कह लो तो भी सही है, या लेटाइज सॉल्ट एडिशन कंपाउंड कह लो तो भी सही है। दूसरा जो होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। दूसरा वाला हम कहलाता है बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, याद हो गया। हाउ मेनी टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स आर देयर भाई, तो हम बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। पहले वाले का नाम डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट का दूसरा नाम क्या, लेटाइज सॉल्ट एडिशन कंपाउंड। दूसरा वाला कौन सा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, या उसका दूसरा नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो कभी कभी पेपर में बच्चों इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाई डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। पेपर में शॉर्ट नोट भी आ सकता है लिखने को, पेपर में दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है लिखने को। तो चलिए पहला मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट नोट। अब मान लीजिए आपके पेपर में आ गया डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट, व्हाट इज डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, है ना। हम डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल दीजिए, इसका क्या दीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए। देखो बच्चों डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड की यदि हम बात करें तो नाम ही है डबल सॉल्ट। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होता है ये दो सॉल्ट से मिलकर बनता है। तो पहली चीज अगर हम आंसर की बात करें तो पहली चीज ये हो जाएगी स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। जब आप इसका आंसर देंगे बच्चों तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ये जो कंपाउंड होते हैं जिनको हम डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड कहते हैं ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, ये टूटते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ टू सॉल्ट्स, यानी दूसरा पॉइंट ये हो गया मेड अप ऑफ टू सॉल्ट्स। ये जो कंपाउंड होते हैं ये दो सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों ये जो कंपाउंड होते हैं हम जब इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी के अंदर टूट कर ये आयंस देते हैं, तो डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको मालूम है कि पानी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डिसोसिएट होते हैं, गिव आयंस, पानी में टू गिव आयंस, पानी में टूटते हैं और टूटने के बाद बच्चों ये आयंस देते हैं। नंबर 4, अब बच्चों मुझे आप एक बात बताओ, ये जितने भी आयंस देंगे अगर हम उन सारे आयन का टेस्ट कर लें तो क्या हम ओरिजिनल कंपाउंड की पहचान नहीं कर सकते? बिल्कुल तिवारी सर पहचान कर सकते हैं। तो अगर ये आयंस देते हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड कैन बी डन। कैसे? क्योंकि आयंस दे रहे हैं, हम आयन का टेस्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं भाई आप प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड? बाय टेस्टिंग द आयंस, बाय टेस्टिंग द आयंस। कितने प्यारे प्यारे पॉइंट है। नंबर 5, कोई मान लीजिए पूछा कि भाई डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? लो तिवारी सर, आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं?
आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड। तो बच्चों को अगर हमसे पूछे भाई क्या होता है डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड, तिवारी सर सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, टूटते नहीं हैं, दो सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं, अगर हम वैसे तो टूटते नहीं हैं, अगर लेकिन हम पानी में डालें तो ये टूट कर आयन देते हैं। अब आयन का हम टेस्ट कर सकते हैं, आयन का अगर टेस्ट करेंगे ओरिजिनल कंपाउंड को पहचान सकते हैं। ये इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। चलिए मान लीजिए किसी ने हमसे बोला कि तिवारी सर आप इसका एग्जाम्पल दो। बिल्कुल भाई, हम एग्जाम्पल देने के लिए तो तैयार बैठे हैं आपके सामने, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे। चलिए देते भी हैं। मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। सारे बच्चों को इसका नाम मालूम है, कोई बताएगा भाई? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, पोटास एलम है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिटकरी। तो बच्चों इस जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है पोटास एलम, या देसी भाषा में बच्चों हम इसको फिटकरी कहते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या फिटकरी सॉलिड स्टेट में स्टेबल नहीं होती? बिल्कुल होती है, टूटती नहीं है। कितने सॉल्ट से बनती है? 2 सॉल्ट। तिवारी सर बिल्कुल सही बोला, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हम इसको पानी में डालें तो आयन नहीं देगी? बिल्कुल देगी। अगर बच्चों हम इसको पानी में डिसोसिएट करें तो पानी में ये कौन कौन सा आयन देगी? पोटेशियम आयन, कितने? 2 हैं, तो ये 2K प्लस आयन देगी। 2K प्लस आयन मतलब पोटेशियम आयन। एल्यूमिनियम कितने? 2, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है, तो प्लस ये 2 एल्यूमिनियम आयन देगी, Al3 पॉजिटिव। 1 सल्फेट आयन ये और 3 सल्फेट आयन ये, तो 3 और 1 4 सल्फेट आयन, तो प्लस 4 सल्फेट आयन देगी। भाई अगर हम इसको पानी में घोलेंगे तो टूटेगा, टूटने के बाद कौन कौन सा आयन देगा बताओ? पोटेशियम आयन। दूसरा कौन सा आयन देगा? एल्यूमिनियम आयन देगा। तीसरा कौन सा आयन देगा? सल्फेट आयन देगा। तो बच्चों अगर हमने पानी में मान लो पोटेशियम का टेस्ट लगाया, आ गया, एल्यूमिनियम का टेस्ट लगाया, आ गया, सल्फेट का टेस्ट लगाया, आ गया, तो हम ये नहीं बता सकते कि पोटास एलम होगा, क्योंकि पोटास एलम जो होता है वो पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्ट ही तो होता है। तो इस तरह से अगर कोई हमसे पूछे कि भाई पोटास एलम या फिटकरी कौन सा कंपाउंड है, तिवारी सर डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड है, लेटाइज सॉल्ट एडिशन कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, टूटता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, आयन देता है, ओरिजिनल कंपाउंड को पहचान सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। क्यों? आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है। तिवारी सर एक और एग्जांपल दे दो ना। बिल्कुल देंगे भाई, आपकी डिमांड कैसे पूरी नहीं होगी। आपको याद हो बच्चों, आपने जब अपना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने पढ़ा होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। बिल्कुल पढ़ा है सर, याद आया सर? मोर सॉल्ट। चलिए उसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। बच्चों यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24H2 होता है, यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6H2 होता है। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। आप चाहो तो पूरा नाम लिख लो, फेरस अमोनियम सल्फेट, या शॉर्ट में लिख लो मोर सॉल्ट। चलिए हमने इसको पानी में डाला है ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में, हमने पानी में डाला, पानी में टूटेगा, Fe फेरस आयन देगा, इसने दे दिया Fe2 प्लस आयन, फेरस आयन। अमोनियम के 2 मॉलिक्यूल हैं तो प्लस 2 NH4 प्लस आयन अमोनियम आयन, और सल्फेट आयन एक सल्फेट ही है, प्लस 2 सल्फेट आयन। तिवारी सर पानी कहाँ गया? पानी में मिल गया, तो पहला कौन सा आयन दिया? इसने पहला आयन दिया फेरस आयन। दूसरा आयन कौन सा दिया? दूसरा इसने दिया अमोनियम आयन, और तीसरा तो आपको मालूम है सल्फेट आयन। ठीक है, तो बच्चों अगर पेपर में आपके एग्जाम्पल पूछे तो आपको तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप अगर इतना लिखें तो भी चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल पोटास एलम या फिटकरी, फार्मूला बना दें अधिक से अधिक, फॉर एग्जाम्पल मोर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया कि डबल सॉल्ट एडिशन कंपाउंड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दीजिए, या लेटाइज सॉल्ट एडिशन कंपाउंड क्या होता है। बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इससे क्लियर कट नहीं हो सकता। 4 पॉइंट में पूरी की पूरी डेफिनेशंस आपको याद हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिएगा, नोट करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं भाई, चलते जाना है, रुकने का नाम नहीं लेना है भाई, क्योंकि इसके बाद आपको यू हैव टू फेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई विल प्रिपेयर वीडियो ऑन दैट इन वेरी मच डिटेल विथ रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, मान लीजिए किसी ने अगला टॉपिक दिया, राइट नोट ऑन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड। हमारा टॉपिक है बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड। क्या होता है भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड? पेपर में बच्चों इसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं,
कौन सा कंपाउंड बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना। गिव क्या होता है भाई? गिव एग्जांपल, आप इसका एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल देंगे भाई, गिव एग्जांपल, आप इसका एग्जांपल दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड क्या होता है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है, आप इसका एग्जांपल दीजिए। यही तो हमने पढ़ा है भाई। क्या बताया था मैंने आपको पहली डेफिनेशन में कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंपाउंड के बारे में या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। यानी जो हमारी ये यूनिट है, इसके अंदर हम ऐसे ही कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं और इसके बारे में विस्तृत से बात करते हैं। बच्चों ये जो कंपाउंड होते हैं ये भी सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो पहला पॉइंट तो दोनों में कॉमन होगा, उसमें भी यही था जो मैंने लिखा है, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ये जो है सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। नंबर टू बच्चों वो तो क्या था कि एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से टूट जाते थे, आयन देते थे, लेकिन ये जो पानी में आसानी से नहीं टूटते, ये बड़े डिफिकल्टी से टूटते हैं, कठिनाई से टूटते हैं। और जब टूटते हैं ना तो सिंपल आयन तो देते ही देते हैं। देखिए इसके पहले वाले में सारे सिंपल आयन थे, पोटेशियम आयन था, सल्फेट आयन था, एल्यूमिनियम आयन था, वो सिंपल आयन था। लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि एक तो ये कठिनाई से टूटते हैं और सिंपल आयन के साथ साथ कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, क्योंकि नाम ही है कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट। तो दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन विथ डिफिकल्टी। डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन समझते हो, पानी वाले सॉल्यूशन में, विथ डिफिकल्टी, विथ डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन विथ डिफिकल्टी। एक्वस सॉल्यूशन में बड़ी कठिनाई से टूटते हैं। चलो भाई, अब एक तो बड़ी कठिनाई से टूटते हैं, एंड गिव कॉम्प्लेक्स आयन अलोंग विथ सिंपल आयन। तो और क्या करते हैं? गिव कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स समझते हो, कठिन वाला आयन, गिव कॉम्प्लेक्स आयन अलोंग विथ सिंपल आयन। कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, सिंपल आयन तो वो भी देता था, ये भी देता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो डिफरेंस है ये कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। गिव कॉम्प्लेक्स आयन अलोंग विथ सिंपल आयन। तो सिंपल आयन के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। अब देखो बच्चों, सिंपल आयन का तो टेस्ट खटाखट लगा लेते हैं, फटाफट लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं उन कॉम्प्लेक्स आयन का हम टेस्ट नहीं लगा पाते। क्यों तिवारी सर बताइए, फटाफट क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो इजीली टूटते नहीं है। तो अब गिव कॉम्प्लेक्स आयन अलोंग विथ सिंपल आयन। सिंपल आयन का टेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, टेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन नॉट बी डन। टेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन नॉट बी डन। हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टेस्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टेस्ट नहीं कर सकते, केवल सिंपल का कर सकते हैं, तो क्या हम इसकी ओरिजिनल कंपाउंड को पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। एक बार आपको देखना है बच्चों वीडियो, सारी चीजें हटा दीजिए अपने पास से। प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अच्छा, ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। वहां पर कौन सा बॉन्ड था बच्चों? तिवारी सर आयनिक बॉन्ड था, आयंस थे। यहाँ पर जो बच्चों बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड। इन कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट, COORDINAT, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि क्या है कॉम्प्लेक्स सब कंपाउंड, तो ये पूरी प्रॉपर्टी है। चलिए एग्जाम्पल से ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिए बहुत मज़ेदार बन जाएंगे। हम एग्जाम्पल लिखते हैं, K4FeCN6, ये एग्जाम्पल है। भाई किसी ने इसका नाम पढ़ा है? अरे कई बार पढ़ा है सर। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हम कहते हैं कि ये जो आयन है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंपाउंड होता है। वही है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगर बच्चों हम इसको तोड़ें एक्वस सॉल्यूशन में, रिवर्सिबल साइन जहाँ भी छूटती है वहाँ रिवर्सल साइन होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी पानी में। तो जो भी चीज़, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं, जो भी चीज़ इस
बड़े स्फीयर में होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ती है और वो टूटकर अलग नहीं होती। इसलिए ये 4 पोटेशियम जो आयन है, 4 जो पोटेशियम आयन है, ये तो टूट के अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आयन है हमारे बच्चों, ये पोटेशियम आयन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो पोटेशियम आयन है ये सिंपल आयन कहलाता है। लेकिन ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है प्लस, ये हो गया आपके Fe, ये हो गया CN6 और ये हो गया 4 निगेटिव, ये वाला जो आयन है ये आसानी से टूटकर अलग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में, अभी मैं अगले टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा, ये टूटकर अलग नहीं होते। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरोसाइनाइड आयन। इस आयन को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयन, ये जो फेरोसाइनाइड आयन होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तिवारी सर एक मिनट, एक बात बता दो कि यहाँ पर 4 निगेटिव चार्ज क्यों आया? ये तो क्लियर है, एक पोटेशियम पे एक प्लस, तो 4 पोटेशियम पे 4K पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों 4 निगेटिव क्यों आया? समझिए बात को, एक CN पर एक निगेटिव होता है। बात को समझिएगा, यहाँ मैं ब्लैक से लिख भी देता हूँ, मिटा देना बात। एक CN पर एक निगेटिव होता है तो 6 CN पे 6 निगेटिव। आयरन पे होता है 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव कट गया तो कितने निगेटिव आए? 4 निगेटिव। भाई कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिवारी सर ये तो समझ में आ गया, यहाँ बताइए यहाँ 4 निगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि देखिए एक CN पर होता है एक निगेटिव, तो 6 पे 6 निगेटिव। एक आयरन पे 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो ये हो गया 4 निगेटिव, तो हमने इसको मिटा दिया। क्लियर? तो अब देखो, अब सारे पॉइंट्स ध्यान से देखो। स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड में टूटता नहीं है। पानी में हमने डाला, कॉम्प्लेक्स आयन देता ही देता है, लेकिन साथ में सिंपल आयन भी देता है। दिक्कत ये कॉम्प्लेक्स आयन देता है। अब जब कॉम्प्लेक्स आयन देता है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स आयन में इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। बस अगले टॉपिक में बता रहा हूँ, इसलिए ये टूटकर अलग नहीं होता। तो अगर टूटकर अलग नहीं होता तो क्या हम सारे आयन का टेस्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। केवल किसका टेस्ट कर सकते हैं? पोटेशियम आयन का कर सकते हैं। और पोटेशियम आयन के बेसिस पे क्या हम पूरे कंपाउंड को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। कैसे? आगे बताऊंगा। तो बच्चों कोई पूछे भाई क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एडिशन कंपाउंड? तिवारी सर पॉइंट नंबर 1, दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 2, डिसोसिएट विद डिफिकल्टी, कठिनाई से टूट रहे हैं, एंड गिव कॉम्प्लेक्स आयन अलॉन्ग विद सिंपल आयन। सिंपल तो देता ही है जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तीसरा पॉइंट, द टेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस कैन नॉट बी परफॉर्म, बिल्कुल सही। इसलिए हम ओरिजिनल कंपाउंड का पता नहीं लगा पाते। डबल सॉल्ट में पता लगा लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है। यहाँ पे पता नहीं लगा पाते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो हमें कॉम्प्लेक्स आयन देता है। वहाँ पर जो बॉन्ड था वो था आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड है आपका वो कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लिखा हुआ है मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नोट कर लीजिए, पॉज करिए और पॉज करके चीज़ों को बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ते जाइए। चलिए अब बच्चों कुछ टर्म्स है ना, हमारे पेपर में कुछ टर्म्स आती हैं, की टर्म्स बोलते हैं जिसको, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तिवारी सर वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? मैं सारी टर्म्स आपको बताऊंगा। चलिए, फर्स्ट है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर को बच्चों हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी वैलेंसी। सेकंड है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत इजी चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर को बच्चों हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरा हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन को प्रेम से शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CMI। कहीं भी CMI लिखा है इसका मतलब सेंट्रल मेटल आयन। नंबर 4 लिगेंड। नंबर 4 क्या होता है? लिगेंड। तो कुछ टर्म्स है बच्चों जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए लेट अस सी कि ये हैं क्या, है ना। हम बच्चों इन टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं K4FeCN6। बच्चों हर वो कंपाउंड जिनमें ये बड़ा वाला बॉक्स होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। अगर हम इसका नाम लिखें, अभी हम कॉमन नेम लिख रहे हैं बच्चों, IUPAC नहीं लिख रहे, तो इसका नाम होगा पोटेशियम
पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या हम बच्चों इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, हमने इसको पानी में घोला बच्चों, पानी में घोला, पानी मतलब एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे ही पानी में घोला बच्चों ये टूटा, इसने बनाया 4K पॉजिटिव प्लस ये हो गया आपका Fe, ये हो गया आपका CN6 और ये हो गया 4 नेगेटिव। ठीक है, इसका नाम है बच्चों पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। बच्चों पोटेशियम आयन अंदर है कि बाहर है? बाहर है, ये टूटकर अलग हो रहा है, इसलिए इस आयन वाले स्फीयर को बच्चों हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। समझ लीजिए बात को, आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, आप कहोगे तिवारी सर इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी 4 है। यानी हर वो चीज़ जो इस बड़े बॉक्स के बाहर होगी उसे हम प्राइमरी वैलेंसी या आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। बच्चों ये जो बड़ा वाला डब्बा आपको दिख रहा है, डब्बा, इस डब्बे का भी एक नाम है, मैं लिख रहा हूँ क्या नाम है? इस डब्बे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेशन। अब आप डब्बा नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे तिवारी सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जो बड़ा वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, उस बड़े वाले बॉक्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस बड़े वाले बॉक्स में, जिसे हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला है, जो चीज़ सबसे पहले लिखी होती है बच्चों, जो चीज़ अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बताओ, देखिए ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दें ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। ये बड़ा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है, बीच में आयरन है। जो बीच में लिखा होता है ना बच्चों, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ये मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल मेटल आयन, और प्रेम से हम इसे शॉर्ट में CMI कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बड़े वाले बक्से में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीज़ सबसे पहले लिखी होती है उसे हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। जो जुड़ता है उसे हम लिगेंड कहते हैं, जो जुड़ता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। तो साइनाइड जुड़ रहा है बच्चों, तो साइनाइड क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। बच्चों जितनी संख्या में जुड़ता है, जितनी संख्या में जुड़ता है, उस संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या उसी को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, या उसी को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। क्लियर? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो आप कहोगे तिवारी सर 6 है। यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, आप कहोगे तिवारी सर 6 है। अच्छा, अब ये 6 जो CN है वो Fe से कैसे जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। मैंने बताया था ना, तभी तो ये टूट के अलग नहीं होते। 3 CN ये जुड़ गए, है ना। ये देखो CN निगेटिव, एक CN यहाँ जुड़ गया, दूसरा CN यहाँ जुड़ गया, तीसरा CN यहाँ जुड़ गया। कुल मिलाकर कितने CN जुड़े हैं? 6। अच्छा, Fe पे कितने प्लस चार्ज होते हैं? 2 प्लस। हर CN पर कितने निगेटिव होते हैं? 1 निगेटिव। तो 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव कटा तो 1 निगेटिव आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड से किस वैलेंस बॉन्ड से जुड़ा है, तो आप कहोगे तिवारी सर आपने दर्शन तो करा दिए, अब बचा क्या? तो ये जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट लिंकेज। बच्चों पानी की तरह सारी चीज़ें साफ हो गई कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। जो चीज़ इस कोऑर्डिनेशन, इस बड़ा जो बॉक्स होता है, जो डब्बा होता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। जो चीज़ बड़े बक्से के बाहर होती है उसे हम आयनाइजेशन स्फीयर या प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ सबसे पहले लिखी जाती है उसे हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन से जो चीज़ जुड़ी जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो चीज़ जुड़ती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। जितनी संख्या में लिगेंड जुड़ते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल चीज़ है और ये आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। सपोज करिए किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सुनिए मेरी डेफिनेशन सुनिए, तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड अटैच्ड विथ इट इज रिटन विद इन अ बिग ब्रैकेट विच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दूसरा आपसे पूछा सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, थ्रू विच लिगेंड इज अटैच्ड, जिससे लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है, कोई दूसरा आपसे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं, सो द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विथ CMI,
द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद CMI इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर तुम्हारा जो CMI आयरन, आयरन से कितने लिगेंड जुड़े हैं? 6, तो आयरन की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम? पानी की तरह साफ है तिवारी सर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? मालूम है, आयनाइजेशन स्फीयर बाहर वाला, प्राइमरी वैलेंसी बाहर वाली, बड़ा वाला डब्बा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सबसे पहले CMI, उसके बाद लिगेंड, जितने लिगेंड उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत? तो बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत ही क्लियर है, पानी की तरह साफ है। नोट डाउन बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स आर देयर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोल सकते हैं, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर देयर on the basis of stability of complex ion, on the basis of stability of complex ions, कि भाई कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। बच्चों ये दो होते हैं, परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। ये दो टाइप के होते हैं बच्चों। पहले होते हैं परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, ये पहले वाले होते हैं। और जो दूसरे वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। अलग अलग भी पेपर में आ सकते हैं, क्या होते हैं परफेक्ट या पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, या क्या होते हैं इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। तो इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों अगर कोई पूछे भाई परफेक्ट या पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं वो बिल्कुल ही नहीं टूटते, मतलब वेरी लेस आयोनाइज्ड, फीबली आयोनाइज्ड, तो हम उसे बोलते हैं परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which give complex compound which give more stable complex ion, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स आयन which give more stable complex ion which is feebly ionized, feebly समझते हो, very less, which is feebly, अगर देसी भाषा में लिखें तो वेरी लेस आयोनाइज्ड, बहुत कम आयोनाइज होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग या परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। चलिए अगर आपको कोई एग्जांपल लिखना हो तो चलिए मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, K3FeCN6, K3Fe ये ब्रैकेट है बच्चों, K3FeCN6। अगर कोई बोले भाई कि अभी मैं आपको इसका नाम बताऊंगा, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, है ना, IPSC नॉमेनक्लेचर में, ये जब अपन इसको तोड़ते हैं ना बच्चों, जब ये आयनाइज होता है इन एक्वस सॉल्यूशन पानी में, तो ये क्या करता है, ये देता है 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। तिवारी सर ऐसा क्यों? Fe पर 3 पॉजिटिव होते हैं और Cn पर 6 नेगेटिव होते हैं, तो 3 पॉजिटिव से 3 नेगेटिव कट गए, बचे 3 नेगेटिव। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, और साथ ही क्या होता है, लेस आयोनाइज्ड, वेरी लेस आयोनाइज्ड। कौन सा आयन कहलाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि परफेक्ट या पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन है? ये है तिवारी सर कॉम्प्लेक्स आयन है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो क्या हो गया, ये बिल्कुल ही नहीं टूटता। तो इफ एनी सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर देयर विच इन सोल्यूशन gives more stable complex ion which is very less ionized or feebly ionized, then it is called as perfect or penetrating complex. तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई K3FeCN6 कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम बोलेंगे परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला है हमारा इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं,
ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं। अगर लेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, मोर आयोनाइज्ड, बहुत ज़्यादा आयोनाइज होगा। तो इसका बस जस्ट अपोजिट। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं तिवारी सर, हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच गिव लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन, विच गिव लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन, जो कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, मतलब दैट इज मोर आयोनाइज्ड, जो ज़्यादा आयोनाइज होता है दैट इज मोर आयोनाइज्ड। तो हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। तिवारी सर एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल देंगे भाई, एग्जांपल के लिए तो बैठे हैं। एग्जांपल K2, क्या हो गया बच्चों, K2 मतलब पोटेशियम, K2CdCN4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चों। अगर हम इसको पानी में डालेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में, तो ये टूटता है, 2 पोटेशियम है तो देगा 2K पॉजिटिव प्लस, यहाँ पर हम इसको तोड़ें तो हो जाएगा CD, ये हो जाएगा CN4 और ये हो जाएगा 2 नेगेटिव। तिवारी सर यहाँ पे 2 नेगेटिव क्यों आया, CD पर होता है 2 पॉजिटिव, 1 CN पर 1 नेगेटिव, 4 CN पे 4 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। यहाँ भी इसको भी हम बोलेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो आयन है इसको भी बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तिवारी सर ये बताओ आपको पता कैसे चलता है कॉम्प्लेक्स आयन है, भाई ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ जुड़ी होती है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जुड़ी होती है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल होगा मतलब मोर आयोनाइज्ड होगा, क्या होगा बोलो, आयोनाइज्ड होगा। मतलब इसके पास ये टेंडेंसी होती है बच्चों, ये टूट भी सकता है। ये वाला जो आयन है ना CdCN4, ये टूट भी सकता है। कैसे टूट सकता है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये किस तरह से ये डिसोसिएट हो सकता है या टूट सकता है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों कि ये जो CdCN4 है ये किस तरह से टूट सकता है। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता है, यहाँ लिखता हूँ मैं इसकी रिएक्शन, ये हो गया CD, ये हो गया CdN4 और ये हो जाएगा आपके, अगर हम इसको तोड़े बच्चों तो जब डिकम्पोज होगा तो ये हो जाएगा CD2 पॉजिटिव प्लस 4CN नेगेटिव, देखो टूट गया। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है बच्चों जो कि लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देता है, विच गिव्स लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन विच इज मोर आयोनाइज्ड, तो हम उसे बोलेंगे इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। बच्चों कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज के बेसिस पर कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे था, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, सबके एग्जांपल भी दीजिए। चलिए बात करते हैं बच्चों, पहले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। दूसरे वो होते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल इसका एग्जांपल भी मैं बताते चलता हूँ। ये कौन सा चार्ज कैरी करते हैं बच्चों, कैरी पॉजिटिव चार्ज, कैरी बोलो, कैरी पॉजिटिव चार्ज। तिवारी सर एग्जांपल दो, देता हूँ एग्जांपल भाई। चलिए मैंने लिखा Cr, ये मैंने लिखा NH3 और होल 6 और ये मैंने लिखा 3 पॉजिटिव। अभी आपको जब मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर बताऊंगा ना तो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा डिटेल में, टेंशन न लो। क्रोमियम से कितने अमोनिया जुड़े, 6 जुड़े हैं। क्रोमियम पर होता है 3 पॉजिटिव, है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, क्रोमियम पर होता है 3 पॉजिटिव, कितने अमोनिया जुड़े हैं, 6। अमोनिया पे होता है 4 जीरो, तो 3 पॉजिटिव और ये 0, तो कुल मिलाकर क्या आ गया, 3 पॉजिटिव। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, अभी मैं नाम नहीं बता रहा बच्चों, क्योंकि जस्ट इसके बाद मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नाम बच्चों मैं अगली सीरीज, अगला जो सेगमेंट होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का, तो वहाँ मैं डिटेल से आपको नाम बताऊँगा। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, विच कैरी नेगेटिव चार्ज। तो
एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं कैरी, कौन से चार्ज होते हैं इनमें बच्चों? इनमें होता है नेगेटिव चार्ज। इन कॉम्प्लेक्स में बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैसे तिवारी सर? ये इसका एग्जांपल है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिख लिया Ag, यहाँ लिखा Cn, यहाँ लिखा होल ट्वाइस 1 निगेटिव। तिवारी सर एक बार समझाने की कोशिश कीजिए कि इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया। सिल्वर पर होता है 1 पॉजिटिव, बिल्कुल सही सर। Cn पर होता है 2 निगेटिव, तो 1 पॉजिटिव से 1 निगेटिव कट गया, बचा 1 निगेटिव। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा है बच्चों जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम बोलेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। तीसरे कॉम्प्लेक्स वो होते हैं बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, कैरी नो चार्ज। हम ये कह सकते हैं कैरी नो चार्ज। तिवारी सर एग्जांपल देकर बताइए। बिल्कुल भाई, एग्जांपल तो आपको देना ही है। हमने ये लिया Pt, हमने इससे 2 अमोनिया जोड़ दिया और हमने इससे 2 Cl जोड़ दिया, कोई चार्ज नहीं आएगा। प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव होता है, ये होता है 0। 1 Cl पे 1 निगेटिव, 2 पे 2 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव कैंसिल, कोई चार्ज नहीं। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। पहले कौन सा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा कौन सा? एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, और तीसरा कौन सा बच्चों? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी बच्चों हमसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड विद CMI। CMI समझते हो ना, सेंट्रल मेटल आयन, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर on the basis of ligands attached with CMI, on the basis of ligands attached with CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले लिगेंड के आधार पे कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा कि ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। पहला कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं बच्चों? लेप्टिक HOMO होमो LEPTIC होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और जो दूसरा होते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों 2 टाइप के होते हैं, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, है ना। चलो मैं पहले दोनों के एग्जांपल लिख दूं बच्चों। चलिए मैं पहले वाले का एग्जांपल लिख रहा हूं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा बच्चों Fe, मैंने लिखा CN6, मैंने लिखा 4 निगेटिव। क्या आपके समझ में आ रहा है? तिवारी सर हमारे समझ में ये आ रहा है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, आपने बताया था ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया, इससे जुड़ने वाले जितने भी लिगेंड हैं वो सब एक जैसे हैं। अगर 1 CN है तो 6 के 6 CN है। चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूं मैंने लिखा CrH2O होल 6 और 3 पॉजिटिव। तिवारी सर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों भाई? क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले जितने भी लिगेंड हैं वो सब एक जैसे हैं। तो होमोलेप्टिक लिगेंड्स क्या होते हैं? इन विच सेम टाइप ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद CMI। सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ने वाले जो लिगेंड है वो एक जैसे होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं in which same type of ligands attached with CMI, in which same type of ligands attached with central metal ion। सेंट्रल मेटल आयन को क्या लिखते हैं बच्चों शॉर्ट में? CMI। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं भाई? जिसमें अलग अलग टाइप के लिगेंड CMI से जुड़े हो, है ना। हम लिख सकते हैं in which different type of ligands attached with CMI, attached with CMI। बच्चों अभी हम इसके नाम नहीं लिख रहे हैं, अगला जो मैं आपको जो सेगमेंट शुरू करूंगा उसमें मैं आपको IPSC नोमेनक्लेचर बताऊंगा। शेर बनना है हमें, देख के नाम बताना है हमें। चलिए तो लिगेंड्स अटैच्ड विद CMI। चलिए भाई एग्जांपल लिख लें। इसका एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया
H2O होल थ्राइस, H2O होल थ्राइस, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया NH3 होल थ्राइस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों 3+, ये कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन से जो दो लिगेंड जुड़े हैं ये एक जैसे नहीं है, यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर अमोनिया भी है। चलिए एक और एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिख दिया PT लिख दिया, PT है ना, PT में मैंने लिख दिया NH3 होल थ्राइस और मैंने एक Cl ले लिया। तो यहाँ भी दो टाइप के लिगेंड हो गए, एक अमोनिया हो गया और एक Cl हो गया। ठीक है, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, यहाँ पर हो गया 1 निगेटिव। तो बच्चों अगर हम एक बात करें यहाँ पर 1 पॉजिटिव, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही था कि टाइप ऑफ लिगेंड जो CMI से जुड़ते हैं उसके आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो हमने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सेस इज ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड नंबर 2 हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस।